कुछ महीनों में सपना की शादी निखिल के साथ होने वाली थी। निखिल सपना से ज्यादा अपनी सास मेनका से फोन पर बातें किया करता था। सपना पूरे घर में मेनका को ढूंढती है। माँ, माँ कहाँ हो? क्या बात है सपना बेटी? देखिए ना पिताजी, माँ घर में कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कपड़े उठाने छत पर गई होगी, छत पर देख ले। सपना छत पर जाती है तो देखती है कि मेनका छत पर एक कोने में बैठी है। माँ, यहाँ कोने में क्या कर रही हो? सपना की आवाज सुनकर मेनका घबरा जाती है। वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। फोन काटकर उसने सपना से कहा, मेरी सहेली का फोन था, तेरी शादी में बुलाने के लिए उसे फोन किया था, तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत थी? नीचे आ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तू चल, मैं अभी आई। सपना के जाने के बाद मेनका फिर किसी को फोन करती है। आज तो पकड़ी जाती, सपना आ गई थी ना। तो जल्दी से सपना का कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ। फोन कट करके मेनका नीचे आ जाती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। सपना बेटी, निखिल की माँ पूछ रही थी कि सपना को सिलाई कढ़ाई आती है कि नहीं, तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मेरी बेटी बहुत जल्द सिलाई कढ़ाई सीख लेगी। लेकिन माँ, मैं सिलाई कढ़ाई कैसे सीखूंगी? तुम्हें भी तो नहीं आती। तेरी शादी को अभी 2 महीने बाकी है ना, सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले। ठीक है माँ। दूसरे दिन सपना सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले कोचिंग में एडमिशन ले लेती है। शाम 4 से 6 बजे तक वो कोचिंग जाने लगती है। निखिल से बात करने का ये अच्छा समय है। 4 से 6 बजे तक सपना के पिताजी ऑफिस में होते हैं। सपना भी घर पर नहीं होगी, हम 2 घंटे खूब बातें करेंगे। अब मेनका और निखिल लगातार 2 घंटे फोन पर बातें किया करते। सासू माँ, आपने पिताजी से शादी क्यों कर ली? मुझे सासू माँ मत कहो, मेनका कहो। ठीक है, सासू माँ बोलना मुझे भी बहुत अजीब लगता है। क्या बताऊं निखिल, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी सपना के पिताजी से करा दी थी। मुझे तो ये पसंद भी नहीं थे। न इनके दिल में मेरे लिए प्यार है और न इज्जत। मैं बस इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कौन नहीं प्यार करेगा। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और नहीं तो क्या, जैसा तुम्हारा नाम है, बिल्कुल मेनका की तरह खूबसूरत हो। थैंक यू निखिल। आज से पहले सपना के पिताजी ने मेरी खूबसूरती की कभी तारीफ नहीं की। मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हारी खूबसूरती की रोज तारीफ क्या करूंगा। मेनका और निखिल एक दूसरे की बातों में खोए थे। इधर धीरेन्द्र मेनका को फोन करता है। मेनका इतनी देर से किससे बातें कर रही है? 1 घंटे से इसका फोन बिजी है। निखिल, सपना के पिताजी काफी देर से फोन कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। तुम होल्ड पर रहना। मेनका धीरेन्द्र की कॉल रिसीव करती है। तुम इतनी देर से किससे बातें कर रही हो मेनका? दामाद जी से बात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अच्छा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, शाम के लिए सब्जी लानी है ना? हाँ, 1 किलो भिंडी और 1 किलो तोरी ले आना। ठीक है। धीरेन्द्र फोन रख देता है, जिसके बाद मेनका निखिल का फोन रिसीव करती है। सपना के पिताजी क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि किससे बात कर रही थी। हम्म, हमें बात करते हुए काफी देर हो गई, कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए। आज तो मैंने कह दिया कि दामाद जी से पूछ रही थी कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही एक फोन गिफ्ट करूंगा, तुम उस फोन को छिपा कर रखना। ठीक है। दूसरे दिन जब सपना सिलाई कढ़ाई सीखने चली जाती है, तब निखिल मेनका को फोन करता है। दोनों घंटों फोन से चिपके रहते हैं। तभी सपना मेनका को फोन करती है। माँ, इतनी देर से किससे बात कर रही है? मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। उफ़ो, अब इस सपना को क्या हो गया है? न जाने क्यों फोन कर रही है। निखिल, तुम जरा होल्ड पर रुको। मेनका निखिल को होल्ड कराकर सपना से बात करती है। फोन रखने के बाद, ये रोज रोज हमें बात करने में बहुत डिस्टरबेंस होती है। हाँ लेकिन क्या करूं? दूसरे दिन निखिल मेनका को फोन करता है। मेनका डार्लिंग, जरा बाहर आओ। मेनका घर से बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर निखिल खड़ा था और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन का डब्बा था। अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। निखिल घर के अंदर आ जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। निखिल मेनका को फोन देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, साथ में नई सिम भी लाया हूं। अब नए फोन और नए सिम से मुझसे बात करना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू निखिल, तुमने मुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट किया। सपना के पिताजी ने आज तक मुझे अच्छा फोन नहीं दिलाया। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें जो चाहिए मुझे कहना, तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
निखिल जाने लगता है, तभी धीरेन्द्र आ जाता है। अरे दामाद जी आप। नमस्ते पिताजी, यहां से गुजर रहा था तो आ गया। बैठिए, चाय पीकर जाइएगा, सपना भी अभी आती होगी। धीरेन्द्र को देखते ही मेनका अपनी साड़ी के आंचल में फोन छिपा लेती है। वो रसोई में जाती है और चावल के डिब्बे में फोन को छिपा देती है। वो निखिल के लिए पनीर के पकौड़े बनाने लगती है। मेरे निखिल को पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है और साथ में अदरक वाली चाय भी। थोड़ी देर में वो पनीर के पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाकर लाती है। लीजिए दामाद जी, पकौड़े और चाय का मजा लीजिए। सभी लोग चाय पकौड़े खाने लगते हैं। तभी सपना भी घर आ जाती है। सपना बेटी, निखिल को अपने कमरे में ले जा। नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब घर जाऊंगा, माँ इंतजार कर रही होगी। कितना घरेलू लड़का है, सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। सासू माँ? मेरा मतलब है तेरी सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। चाय पकौड़े खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मेनका रसोई में जाकर नया फोन निकालती है और उसमें नया सिम लगाती है। अब मेनका और निखिल के बीच मैसेज करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थैंक यू फॉर टेस्टी पकौड़े, तुम लाजवाब पकौड़े बनाती हो। थैंक यू निखिल, सपना के पिताजी ने मेरे हाथों के बने खाने की कभी तारीफ नहीं की। उनको छोड़िए, अब उन्हें भूल जाइए, मैं आपकी तारीफ करता हूं ना। इसीलिए तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। इसी बीच निखिल के पास सपना का फोन आने लगता है। सपना फोन कर रही है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। निखिल सपना का कॉल रिसीव करता है। हाय सपना। आज तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? सपना, हमें सारी जिंदगी एक साथ ही तो गुजारनी है। आज मुझे घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया। अगर मुझे घर आने में जरा सी भी देर हो जाए तो माँ चिंता करने लगती है। माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ, बोल दूंगा। अच्छा सुनो, माँ बुला रही है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। सपना की कॉल कट करके निखिल मेनका से चैट करने लगता है। धीरे धीरे मेनका और निखिल का प्यार परवान चढ़ रहा था और सपना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। निखिल को बता देती हूँ कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा भिजवाए। सपना निखिल को फोन करती है। बोलो सपना, क्या बात है? निखिल, तुम्हें तो हमारी शादी की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। सपना, मैं तो खुद हमारी शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा खरीदना और मेरे लिए। अच्छा ठीक है सपना, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। निखिल बीच में फोन काट देता है और मेनका से बातें करने लगता है। निखिल तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनता। एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं ही बोलूंगी और उसे सुनना पड़ेगा। इधर निखिल और मेनका का प्यार में बुरा हाल था। निखिल, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेनका, हम सपना को क्या कहेंगे? 10 दिन के बाद मेरी और सपना की शादी होने वाली है। इसी रात दोनों घर से भाग जाते हैं। अगली सुबह मेनका और निखिल दोनों ही अपने अपने घरों में नहीं थे। सपना की सास सपना को फोन करती है। सपना बेटी, निखिल तुम्हारे यहाँ आया है क्या? नहीं माँ जी, न जाने कहाँ चला गया, सुबह से ही गायब है। सपना फोन रख देती है और अपने मन में सोचती है, यहाँ माँ भी गायब है और वहाँ निखिल गायब है। तभी धीरेन्द्र के पास मेनका का फोन आता है। तुम कहाँ हो मेनका? हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और निखिल के साथ हूँ। क्या? निखिल के साथ? हाँ, मैं और निखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो मेनका? निखिल तुम्हारा होने वाला दामाद है। हुआ तो नहीं है ना, अब निखिल मेरा प्यार है। निखिल और मेनका के भाग जाने की खबर पूरे रिश्तेदारों में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। इधर सपना का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बाद निखिल और मेनका वापस आते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रिश्तेदारों ने देखा कि निखिल और मेनका किसी भी हाल में एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो वो उनकी शादी करा देते हैं। निर्मला नाम की एक औरत अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन निर्मला के घर में सुबह सुबह मुकेश आता है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बेटा क्यों कह रही हैं? आपकी उम्र तो मुझसे बस थोड़ी ज्यादा लगती है। आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाइए ना, मेरा नाम मुकेश है। अपनी तारीफ सुनकर सास निर्मला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके पति धीरज को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वैसे तुम हो कौन और यहाँ हमारे घर क्यों आए हो?
वो मैंने सुना था कि आपके घर के ऊपर के हिस्से में एक कमरा खाली है, तो मुझे ना किराए पर कमरा चाहिए था। अच्छा अच्छा, बस इतनी सी बात। तो बेटा मेरा मतलब मुकेश, तुम कमरा ले लो ना। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। अरे मगर हम तो इसे जानते भी नहीं। मुकेश, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम किस गांव के हो और क्या करते हो? वो दरअसल मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं दूसरे गांव का हूँ। यहाँ नौकरी करने ही आया था और मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। निर्मला जी, अब तो मैंने अपने बारे में भी बता दिया, अब आप मुझे कमरा दिखा दीजिए। अरे मगर मगर क्या? अरे पहले उसे कमरा देखने तो दो। और ये क्या, आपको शक्ल से चोर दिखता है? अच्छे घर का ही लगता है। आओ मुकेश, मेरे पीछे आओ। निर्मला मुकेश को कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन धीरज को मुकेश अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वाकई में निर्मला जी, मानना पड़ेगा, अभी अगर आपको और आपकी बहू को साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि सास कौन और बहू कौन। अरे क्या तुम भी मुकेश, वैसे तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? कमरा तो मुझे बहुत पसंद आया। अब तो मैं अगर रहूंगा तो यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ये कमरे की सफाई करवा दूंगी। निर्मला ने खुद ही मुकेश को घर में रखने का फैसला कर लिया। धीरज को ये बात पसंद नहीं आती। शाम को जब धीरज का बेटा योगेश लौटता है तो घर में किराएदार के आने की बात सुनकर वो भी चौंक जाता है। मम्मी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? श्रेया ने मुझे बताया कि आपने नया किराएदार रख लिया है और वो कल से ही रहने आ रहा है। वही तो, मुझे भी ये बात बहुत खल रही है। और वो कैसे तुम्हें मस्का लगा रहा था निर्मला, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था कि तुम्हारी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। क्या सच में उसने ऐसा कहा? पर श्रेया ने तो मुझे बताया था कि वो लगभग मेरी उम्र का था। अपने बेटे और पति की बात सुनकर निर्मला गुस्सा हो जाती है। अरे तो क्या गलत कहा उसने? मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं दिखती हूँ। वो तो बस मैंने अच्छे से रहना छोड़ दिया है, लेकिन देखना मैं भी अब घर में अच्छे से तैयार होकर रहूंगी। सही तो कह रही है मम्मी जी, वो कहाँ बुढ़ी लगती है। बस मम्मी, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उससे आप और ज्यादा फिट हो जाएंगी। अरे श्रेया, ये माँ की एक्सरसाइज करने की नहीं बल्कि पूजा पाठ करने की उम्र है। योगेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन निर्मला गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ही मुकेश घर में अपना सारा सामान उठाकर ले आता है। कोई भी उसके घर में आने से खुश नहीं था सिवाय निर्मला के। वो अपना ज्यादातर वक्त मुकेश के साथ बिताने लगती थी। कभी उसका सामान रखने में मदद करती तो कभी उससे खाना बनाकर खिलाती। श्रेया और धीरज जब ये सब देखते तो उन्हें बड़ा अजीब लगता और योगेश तो अपनी नौकरी पर चला जाता था। मुकेश, देखो आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है, आओ आज तुम मेरे धीरज और योगेश के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं नहीं निर्मला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं, मगर तुम उन सब से अलग हो। अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो तुम्हें भी ताने मारेंगे। वो सब तो बेवकूफ हैं, खुद तो कभी मेरे साथ बैठते तक नहीं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया तो मुझसे जल रहे हैं। सही कहा निर्मला तुमने, तुम तो बहुत अच्छी हो, इतनी सुंदर, मन की इतनी साफ, और इस धीरज को तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। चलो, मैं आज तुम्हें एक बढ़िया जगह घुमाने ले जाऊंगा। क्या बढ़िया जगह? कहाँ? क्लब। क्लब का नाम सुनकर निर्मला चौंक जाती है। क्लब? इस उम्र में? नहीं नहीं, भला मैं कैसे, मैं तो जवानी में भी कभी वहां नहीं गई। अरे तो यही तो मौका है ना निर्मला, और वैसे भी तुम अभी कौन सी बूढ़ी हो गई हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूं, शाम को इसे पहनकर तैयार रहना। मैं जैसे ही काम से लौटूंगा हम साथ चलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, ठीक है फिर मैं चलूंगी। अब निर्मला को भी मुकेश और उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। वो हमेशा उससे प्यार से बात करता था और उसके लिए तोहफे लाता था। शाम को निर्मला अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और मेकअप करने लगती है। तभी श्रेया उसके कमरे में उससे कुछ मांगने आती है और उसे ऐसे देखकर वो चौंक जाती है। मम्मी जी, ये क्या, ये सब क्या है? क्या क्या है? ये ऐसे कपड़े पहनकर और मेकअप करके आप कहाँ जा रही हैं? तुम क्या मुझसे सवाल कर रही हो श्रेया, अपनी सास से? अरे सास मैं हूँ या तू, और मैं कहीं भी जाऊं इससे तुझे भला क्या? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। श्रेया जाकर ये बात अपने ससुर धीरज और पति योगेश से बताती है। क्या माँ ड्रेस पहनकर तैयार हुई है?
और उसने मेकअप भी क्या हुआ है। जाने ये माँ को क्या हो गया है। चलिए पापा, हम अभी चलकर माँ से बात करते हैं। नहीं योगेश, रहने दो। वो जरूर उस मुकेश के साथ कहीं जा रही है। वो अभी हमारी बात नहीं सुनेगी, बल्कि उल्टा हमसे ही लड़ने लगेगी। तभी निर्मला अपने कमरे से एकदम तैयार होकर निकल आती है। उसे ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं। माँ, अब कहाँ जा रही हैं? मैं मुकेश के साथ क्लब जा रही हूँ, अपनी जिंदगी के असली मजे लेने, समझे तुम लोग? मगर माँ। मगर क्या, वो मेरा अच्छा दोस्त है, समझे तुम लोग? और वैसे भी ऐसे तो तुम में से कोई मुझे पूछने तक नहीं आता। आज जब मैं खुश हूँ तो तुम सबको मुझसे इतनी परेशानी हो रही है। वाह वाह वाह। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मुकेश वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे निर्मला, तुम तैयार हो गई? चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ मुकेश चलो। मुकेश निर्मला को अपने साथ ले जाता है और घर वाले देखते रह जाते हैं। पिताजी, मुझे तो इस मुकेश के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कैसे इसने माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया है। हम कुछ कर भी नहीं सकते योगेश। जब तक निर्मला खुद नहीं समझेगी, कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। उधर निर्मला मुकेश के साथ क्लब पहुंचती है। मुकेश निर्मला को नचाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही निर्मला की कमर में दर्द हो जाता है और वो बैठ जाती है। निर्मला, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मुकेश, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, मगर मेरे घर वाले तो कभी मुझे समझते ही नहीं। तो निर्मला, क्यों ना हम दोनों तुम्हारे परिवार को छोड़कर चले जाएं? क्या छोड़कर चले जाएं? वैसे मुझे ये ख्याल बुरा तो नहीं लगता। अच्छा, मगर निर्मला सोचो भला, हम क्यों जाएंगे? सब कसूर तुम्हारे घर वालों का है। वो कभी तुम्हें समझते ही नहीं, और मुझे पता है कि वो घर तुम्हारे नाम है। तो भला हम क्यों जाएंगे? क्यों ना तुम उन्हें ही घर से भगा दो, फिर हम सुकून से साथ साथ रहेंगे। वैसे ये ख्याल बुरा तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज ही उन सबको घर से निकाल दूंगी। काफी देर रात को निर्मला मुकेश के साथ घर लौटती है और वो देखती है कि उसके सारे घर वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। माँ, कहाँ थी आप? इतनी देर रात को आप इस आदमी के साथ घर लौट रही हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो सच है, और ये कोई आदमी नहीं मुकेश है, और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। और हाँ, मैं आज इसी वक्त तुम सबको घर से बाहर निकाल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। निर्मला की ऐसी बात सुनकर तो सब दंग ही रह जाते हैं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने परिवार को घर से निकाल रही हैं? निर्मला कुछ कहती इससे पहले ही धीरज कहता है, नहीं श्रेया, इससे कुछ मत कहो। अब चलो, हम सब यहाँ से चलते हैं। योगेश और श्रेया अपने पिता की बात सुनकर चौंक जाते हैं। क्या सच में पापा? हाँ चलो बेटा, इसे यहाँ अकेला रहने दो। मगर हम इतनी रात गए जाएंगे कहाँ? चलिए हम सब मेरे मायके चलते हैं। श्रेया, योगेश और धीरज तीनों फिर घर से चुपचाप निकल जाते हैं और श्रेया के मायके चले जाते हैं। योगेश और श्रेया को धीरज का फैसला अजीब लग रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। अगले दिन सुबह, मुकेश उठो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। क्या बनाया है तुमने निर्मला? तुम्हारा मनपसंद पोहा। मगर मुझे पोहा नहीं खाना, जाकर मेरे लिए कुछ और बनाओ। मुकेश की ऐसी बात सुनकर निर्मला को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ और बना लेती है। नाश्ता करते वक्त मुकेश कहता है, निर्मला, मैं आज इस घर के कागजात तैयार करवा लूंगा और तुम उस पर दस्तखत कर देना। क्या? कैसे कागज और दस्तखत क्यों? अरे, अब ये घर तुम मेरे नाम तो करोगी ही ना। मैं तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ। क्या? मगर क्या? अगर तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। छोड़कर जाने की बात से निर्मला डर जाती है और कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अब तो मुकेश का बर्ताव और ज्यादा बदल गया था। रात में जब वो लौटता है और निर्मला उसे खाना देती है, तब वो गुस्से में खाना फेंक देता है। ए बुढ़िया, तो अब तू मुझे इतना घटिया खाना खिलाएगी? सारा दिन क्या किया तूने? बस मुंह पर ये लिपा पोती करके चुड़ैल बन गई है। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो मुकेश? मुझसे बकवास मत कर और जल्दी से ये सब साफ कर और मेरे लिए दूसरा खाना बना। और हाँ, अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगा, समझी? अब ये घर मेरा है। निर्मला रोते रोते रसोई में चली जाती है और अब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने परिवार वालों को भगाकर कितना बड़ा पाप किया था, लेकिन अब वो उनके पास माफी मांगने भी नहीं जा सकती थी। अब क्या करूं?
अब मैं क्या करूं, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगले दिन जैसे ही मुकेश अपने काम पर चला जाता है, निर्मला भी श्रेया के मायके आ जाती है। उसे वहाँ देखकर धीरज, योगेश और श्रेया चौंक जाते हैं। अब क्या हुआ निर्मला? अब तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और जाती भी तो किसके पास। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुकेश को तो बस हमारा घर चाहिए था, इसलिए उसने हमें फंसाया। मैं तो ये पहले ही जान गया था, लेकिन जब तक तुम उसके जाल में फंसी हुई थी हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो आपको सब समझ आ गया है ना? हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस 4 डंडे मारेगी तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। योगेश मुकेश को पुलिस के हवाले कर देता है और इसके बाद निर्मला अपने परिवार वालों के साथ फिर से रहने लगती है। वो अपने परिवार वालों का दिल जीतने और उनसे माफी मांगने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.